आई रिमेम्बर मैंने एक चीज और की थी जब मैं एनसीईआरटीज पढ़ रहा था, तो जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस होते थे ना, वो लिखने चालू कर दिए थे मैंने। जैसे ही चैप्टर पढ़ा पहले मैं उसके 5 क्वेश्चंस लिख लूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि यू वुड हैव गॉन थ्रू द वेरी बेसिक आंसर। वन एनसीईआरटी दैट आई हैव फाउंड वेरी यूजफुल इज सोसाइटी एनसीईआरटी, व्हिच वेरी फ्यू ऑफ अस वुड बी रीडिंग। दूसरी चीज है कि पढ़ने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी को, आप अपने पूरे पीरियड को मेरे हिसाब से 3 फेजेस में डिवाइड कीजिए। बुक्स को उस तरीके से चूज करें विच आर रेलेवेंट एंड विच आर गुड। तो एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, ओल्ड या न्यू वो आप चूज कर लो अपने हिसाब से। अगर टाइम है तो ओल्ड करो। अब कोई लिख रहा है 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो भाई ऑब्वियसली ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो आराम से, यू हैव टाइम। सबसे पहली चीज ये हो जाती है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी एक्सपेक्ट क्या कर रहा है आपसे। It is not expecting a mastery of any of those subjects. Anyway, general studies है, तो basics of things are expected, जो कि हम सबसे पहले छोड़ देते हैं। One thing that we should ask ourselves is कि NCERT कितनी बार पढ़ी है हमने। सोसाइटी की NCERT, हिस्ट्री की NCERT, पॉलिटी की NCERT चलो ठीक है, एक बार छोड़ी जा सकती है क्योंकि लक्ष्मीकांत covers all the syllabus. But one NCERT that I have found very useful is society NCERT, which very few of us would be reading and would be like revising at least. You have to read these NCERTs at least 2-3 times to be able to remember a part of it or to get structures out of it. I think it's a problem from his side only. I think we can continue. ठीक है, तो वो एक सबसे पहला पार्ट है जो मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि NCERTs को पढ़ो, रिवाइज करो एंड try to understand how things are written there. Structure, टॉपिक में क्या क्या बेसिक्स, फंडामेंटल्स जो कवर किए हैं उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। वो एक, उसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। एंड फ्रॉम दैट also comes the fact that you should be able to write the basic answers very well, like infrastructure issues answers, women issues से answer, caste issues के, regionalism के, religion based issues। ये इतने सिंपल है ना कि you can't go wrong in these। तो ये जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे ना, मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा आंसर आप लिख पाते हैं कंपेयर टू व्हेन वी रीड द मटेरियल्स। देखो मटेरियल मार्केट में बहुत अवेलेबल है, वो आपको पॉइंट्स देगा, बट उसको लिखना कैसे है, हाउ द लैंग्वेज कैन कम आउट एंड हाउ टू आर्टिकुलेट योर थॉट, वो एनसीईआरटी पढ़ने से काफी अच्छा आएगा मेरे हिसाब से। तो उसको एक बार पढ़ो, वो हम बहुत कॉमनली छोड़ देते हैं। दूसरी चीज है कि पढ़ने के लिए आप अपनी स्ट्रेटेजी को, आप अपने पूरे पीरियड को मेरे हिसाब से 3 फेजेस में डिवाइड कीजिए। पहला है एक 3 महीने का फेज, एनसीईआरटीज ऑफ ऑल योर बेसिक सब्जेक्ट्स, सोसाइटी, हिस्ट्री, geography in fact I have found very useful. I have read no other book other than NCERT in last 3 years. Initially I had read that book, वो येलो छोटे वाली बुक है ना, कौन सी है, फॉरेन ऑथर, वो बुक मैंने बस आई थिंक 1-2 बार स्टार्टिंग में पढ़ी थी 2017 के अटेम्प्ट में। उसके बाद से मैं सिर्फ एनसीईआरटी, हाँ जीसी लिया हूँ, उसके बाद से मैं हमेशा सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते आया हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट जीसी लिया हूँ मैं, अच्छे एक्सप्लेन किए हैं, तो रीड इट, अंडरस्टैंड इट। जब एक बार समझ ही लिया है तो यू डोंट नीड टू रियली गो थ्रू दैट बुक अगेन एंड अगेन। उसके बाद एनसीईआरटी जनरली सफिसेस, बाकी थोड़ा बहुत मटेरियल है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स है, उससे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, इट डजंट मैटर, हिस्ट्री वही है। ओल्ड एनसीईआरटी में भी सेम हिस्ट्री है, न्यू एनसीईआरटी में भी सेम हिस्ट्री है। इट्स ओनली अबाउट कि हाउ मच ऑफ कंटेंट इज देयर। ओल्ड एनसीईआरटी में थोड़ा ज्यादा है शायद पढ़ने के लिए, न्यू एनसीईआरटी में थोड़ा कम है। अब इसमें सीधा इसका आंसर यही है, इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव जस्ट स्टार्टेड योर प्रिपरेशन, रीड मोर कंटेंट, रीड द ओल्ड एनसीईआरटी। इफ यू हैव ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर्स मेंस, then you can't afford to read the old prelims na, you can old NCERT, you can only do the new NCERT, so go ahead with the new NCERT. हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आई हैव फाउंड बिपिन चंद्रा आल्सो वेरी नाइस। वही मोटी किताबें हम इग्नोर कर देते हैं, बट दे हैव वेरी गुड कंटेंट। इफ यू रीड द फुल बीपी चंद्रा बुक of modern history, you will realize that it has very good content. The articulation of the thoughts is very good, and believe me, पेपर में articulate करना ही सबसे मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि कंटेंट तो सबके पास है। all of us are reading the same books, all of us are reading the same material, same content we have all got. Then how does somebody get 5 marks and somebody get 3 marks? It is all about your own capability of
आर्टिकुलेटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग योर आंसर। तो इंपॉर्टेंट इज कि आप वो पढ़ें जो आपको समझ में आ रहा है, और बुक्स को उस तरीके से चूज करें विच आर रेलेवेंट एंड विच आर गुड। तो एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है, ओल्ड या न्यू वो आप चूज कर लो अपने हिसाब से। अगर टाइम है तो ओल्ड करो। अब कोई लिख रहा है 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो, अगर 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो तो भाई ऑब्वियसली ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लो आराम से, यू हैव टाइम टू रीड इट। बट वंस यू हैव रेड इट, स्टिक टू इट, मार्क इट इन योर बुक्स इटसेल्फ एंड कीप रीडिंग द सेम बुक अगेन एंड अगेन। बुक्स चेंज सिर्फ तब करते हैं जब आप बहुत बोर हो गए उस बुक से, एंड और सब बुक में सेम कंटेंट है। तो मैं पर्सनली उसमें नहीं बिलीव करता हूँ कि आप मटेरियल को चेंज मत करो या मल्टीपल बुक्स मत पढ़ो। मुझे लगता है कभी कभी ना बुक की शक्ल देख के हम बोर हो जाते हैं, तो हमें दूसरी बुक चाहिए होती है। तो इफ यू नीड दैट अदर बुक, टेक अदर बुक, कोई इश्यू नहीं है। बट उसमें कोई नया कंटेंट है या नया चैप्टर है तो उसको लेके परेशान नहीं होना है कि मेरा ये छूट गया है, मैंने ये किया नहीं है। ये सब होता ही रहेगा, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लो, आप पढ़ो उसमें आराम से। तो फर्स्ट 3 months इज द बेसिक लेवल प्रिपरेशन, जिसमें हम फोकस करेंगे अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने में। उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे हम एनसीईआरटी से, बेसिक न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स से। वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे इकोनॉमिक्स आई वर्ड बहुत लोगों को बहुत मुश्किल लगती है, तो उसमें शायद आपको लेक्चर्स की जरूरत पड़ेगी। एक बार बेसिक लेक्चर्स पढ़ो। इसमें भी हम इकोनॉमिक्स में एक गलती करते हैं कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स समझते ही नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में नहीं है। डिमांड सप्लाई इक्वेशंस, यूटिलिटी, ये सब है नहीं सिलेबस में, तो हम इसको बंद कर देते हैं। बट मुझे लगता है कि अब अगर आप उसको पढ़ेंगे ना तो आपके लिए इकोनॉमिक्स काफी आसान हो जाएगी। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड मैक्रो ऑल्सो अ लिटिल बेटर एंड हाउ थिंग्स आर फंक्शनिंग इन द इकोनॉमी अ लिटिल बेटर। जैसे डिमांड सप्लाई कर्व से सीधा सीधा इन्फ्लेशन रिलेट करता है, सीधा सीधा इंटरेस्ट रेट्स का जो ग्राफ है वो रिलेट करता है डिमांड सप्लाई से। तो वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स विल ऑल्सो बी मोर कॉम्प्रिहेंसिबल कि क्या समझना है उससे, तो वो उस पर फोकस करो। फाउंडेशन, इसलिए फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। फिर उसके बाद हम आते हैं आंसर राइटिंग। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगर थिंग्स। आंसर राइटिंग आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यू शुड डू इट ऑन अ डेली बेसिस। मैंने आई रिमेंबर 2017 का जो एग्जाम दिया था, उसमें आई स्टार्टेड आफ्टर 16 प्रीलिम्स आई गेव इन विच आई डिड नॉट सक्सीड, एंड देन आई स्टार्टेड विद 17 का प्रिपरेशन. And I remember Civil Jelly had started in December 16, I think. Since then I have been associated with Civil Jelly. तो उस टाइम 17 के टाइम सजल सर ने एक आंसर राइटिंग इनिशिएटिव चालू किया था, जिसमें डेली 4 क्वेश्चन सर डाल रहे थे। GS 1 का एक, 2 का एक, 3 का एक, 4 का एक। और तब वो पूरे 6 दिन चलता था, मंडे टू सैटरडे। संडे बस सर ने शायद ऑफ रखा था। मैं डेली के 4 क्वेश्चन रेगुलरली लिखता था। अगर मिस हो गया है ना किसी दिन, तो those 4 questions have to be written the next day first thing. That is the kind of discipline you need to have to make sure that your answers improve over a period of time. See, the focus is on improvement. जरूरी नहीं है कि सारा टॉपिक आपको आता होगा स्टार्टिंग में, जरूरी नहीं है कि आपको वो आंसर आता होगा। पढ़ के लिखो स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस टॉपिक को पढ़ लो, give it 10-15 minutes after you have read and then try to write it in your own words. कॉपी नहीं करना है बस कहीं से भी, उसको खुद से पढ़ना है, कि खुद से लिखना है। पढ़ने के बाद टाइम दो, आर्टिकुलेट करो, सोचो उसके बारे में, ठीक है? और उसके बाद लिखो। डेली के 4 क्वेश्चन आप लिखो, उन चारों का फीडबैक लो और उसके बेसिस पे उस फीडबैक को डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करो, ठीक है? गाइज, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू नॉट टॉक अबाउट ऑप्शनल एज ऑफ नाउ. वी विल टॉक अबाउट बेसिक। ये जो अनरिलेटेड ना, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो पोस्ट कर दो, मैं साथ साथ रिप्लाई करूंगा। बाकी की जेनेरिक क्वेरीज एंड में ले लेंगे, ठीक है? तो इसमें जो है आंसर राइटिंग आपको उस तरीके से डेली करना है। 4 क्वेश्चन 4 रखो, एक GS 1 का, एक GS 2 का, एक GS 3 का, एक GS 4 का। और सिलेबस पूरा कभी नहीं होता। देयर इज नो सच थिंग एज जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, ठीक है? ऐसा कभी नहीं होगा। योर सिलेबस विल नेवर बी कंप्लीट, यू विल नॉट बी 100% रेडी एवर टिल द लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम। एग्जाम में घुसने से पहले मैं कोर्स पढ़ रहा होता हूँ, या कि मैं उस दिन के बाद से लिखना स्टार्ट करूँ। गिव योरसेल्फ सम 1-2 months to read basic NCERTs and try to understand them. उसके बाद लिखना चालू करो। मैं तो जैसे मैंने आई रिमेंबर मैंने एक चीज और की थी, जब मैं NCERTs पढ़ रहा था तो जो चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस होते थे ना, वो लिखने चालू कर दिए थे मैंने। जैसे ही चैप्टर पढ़ा पहले मैं उसके 5 क्वेश्चंस लिख लूंगा, क्योंकि इससे क्या होता है कि यू वुड हैव गॉन थ्रू द वेरी बेसिक आंसर्स, लाइक वेरी बेसिक,
यूपीएससी विल प्रोबेबली नेवर आस्क दोस क्वेश्चंस, बट आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा उसके भरोसे, एंड यू विल रियलाइज हाउ टू राइट दैट 2 पेज इन 100 वर्ड्स 50 वर्ड्स। उससे बहुत बेसिक प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है। तो पहले 2 महीने आप वो बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द डेली 4 क्वेश्चंस वाला 3 मंथ्स के लिए। देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज वेयर इन यू विल डू वैल्यू एडिशन इन योर क्लास, इन योर आंसर्स। यू वुड प्रैक्टिस प्रॉपरली, मतलब एकदम फुल लेंथ टेस्ट लेने हैं, बैठना है 3 घंटे और पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा 3 घंटे बैठ के पूरा पेपर देना है, उसको चेक कराना है, उसका फीडबैक लेना है वीकली बेसिस पे, और उसको फिर आगे अटेम्प्ट करना है। इस स्टेज पे आई थिंक यू शुड डू मोर वैल्यू एडिशन ऑल्सो, जिसमें कि आप एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ेंगे। कोई मैगजीन पढ़नी है तो मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर्स को ज्यादा अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट करिए, ठीक है। और कोई भी बुक है एक्स्ट्रा, अगर जैसे बिपिन चंद्रा मैंने बोला हिस्ट्री की, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट। और यार बुक तो वो भी अच्छी थी, हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की वो एक और बुक है ना, काफी कॉम्प्लेक्स ही है, जिसमें बहुत सारी कोटेशंस हैं। ये नहीं, स्पेक्ट्रम नहीं यार, स्पेक्ट्रम तो आई कुड नेवर रीड, क्लासिक टू पार्टीशन, दैट्स द बुक। स्पेक्ट्रम आई कुडंट रीड एवर, इफ यू कैन रीड इट गुड। मेरे को वो पॉइंट्स वाला सिस्टम समझ में नहीं आता है, क्योंकि उस शेखर बंदोपाध्याय, यस, उसके बिना मेरे से रिवीजन होती नहीं है, कि फ्लो में चीजें होती हैं तो आई कैन रिवाइज बेटर देन पॉइंट्स किसी और के नोट्स नहीं पढ़ सकता हूँ मैं, अपने नोट्स पढ़ सकता हूँ, दूसरों के नहीं पढ़ सकता मैं। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि बिपिन चंद्रा वाज ऑलवेज गुड। आई रिमेंबर 17 में मैंने उसको प्रीलिम्स से पहले शायद 3 बार पढ़ा था आखिर के 2 महीने में। तो और एंड इट्स अ वेरी गुड रीड, फटाफट हो जाती हैं। तो फोकस ऑन दैट, कि वो हो गया। वैल्यू एडिशन में एथिक्स के लिए लाइक इन द फर्स्ट स्टेज हमने बेसिक मिनिमम चीजें की होंगी, कि हमने कि कोई मटेरियल उठा के कॉन्सेप्ट पढ़ लिए होंगे। अब क्या कर सकते हो आप, वो दास सर की बुक है, डी के बालाजी जैसे एथिक्स की एक बुक है, अगर नहीं उठाई है तो उसको उठा सकते हो। इट्स अ 3 डे रीड, 3 दिन से ऊपर नहीं लगेगा उस किताब को पढ़ने में, अगर आप बेसिक्स से क्लियर है तो बट इट इज ऑल ऑन द सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज इज द वेरी बेसिक्स। You should know the definition of concepts, you should know what are the structures, what are the topics, what in each topic, what are the issues, what are the solutions, basic solutions, वो सब पहले होना चाहिए, फिर है उसके बाद का काम है ये, उससे पहले का नहीं है। प्लीज डोंट ट्राई टू डू इट राइट अवे। पहले NCERTs हैं, देयर इज अ स्टेज, यू डेवलप योर कॉन्सेप्ट्स, देन यू गेट टू द हायर स्टफ, ठीक है। इकोनॉमिक्स में जैसे है, इकोनॉमिक्स में पर्सनली आई डोंट थिंक यू नीड टू रियली रीड अ बुक, व्हाट यू नीड टू डू इज थिंक। Thinking is something I have always said is very important in your UPSC journey. हम लोग किताबें पढ़ लेते हैं, बट हम लोग उसके आसपास की चीजें, अपने आसपास की चीजों को देख के समझते नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट था और क्या नहीं था, ठीक है। तो try to, if you read society is all around us. Caste system is very much visible around us. Regionalism is very much visible around us. Linguistic issues are very much visible around us. अभी ऊपर हुआ था, हिंदी या इंग्लिश में लड़ाई होने वाली थी, बस 2 ही मिनट की देरी थी। तो that is the kind of observation we have to have.